नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो भी प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन सीधे आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले प्रश्न इससे पहले की वीडियो में सब पढ़े हुए हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसको जो है आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें जो आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इस बल को कूलाम बल भी कहते हैं। समान आवेश में प्रतिकर्षण, जैसे पॉजिटिव हो तो प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को दिश धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है एसी के वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जबकि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है। चलिए आगे चलते हैं। एसी को डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? तो अभी हम लोग देखें किसके प्रयोग के जरिए किया जा सकता है। तो ये रेक्टिफायर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलेंगे। किसके प्रवाह के कारण इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, बताइए। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है धनायन और ऋणायन आयन के द्वारा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। धनात्मक आयनों का प्रवाह धारा की दिशा में तथा ऋणात्मक आयनों का प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में करंट बहती है, और इधर पॉजिटिव भी इसी दिशा में बहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या करती है? धारा प्रवाहित करती है। चलिए आगे चलते हैं। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है, क्या होती है, बताइए। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक होती है। आप V बराबर आई आर जानते हैं। तो I बराबर V बाई आर हो जाएगा। तो धारा जो किसके आनुपातिक है?
विभवांतर के प्रत्यक्षतः डायरेक्ट आनुपातिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक होती है। हम लोग जितना दिया उतना ही इसलिए चल रहा है कि थोड़ा सा परीक्षा का डेट नज़दीक है और जल्दी जल्दी देखना है, इसलिए आप लोग ये ना समझे कि भाई बहुत कुछ एक ही प्रश्न का ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है। ऑपरेशन करने का समय नहीं है, उसको आराम से किया जाएगा। पहले सिलेबस को देख लीजिए पूरा और जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले। यदि समय t में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा क्या होती है, बताइए। तो ये होता है एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं। यदि t समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश Q प्रवाहित हो तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा I बराबर Q/T हो जाएगा। I बराबर Q/T होगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 12 वोल्ट के विभवांतर और दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा, बताइए। तो आप जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। एकांक आवेश को या इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जितना कार्य किया जाता है वही विभवांतर होता है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो V का मान 12 हो जाएगा और W पूछ रहा है आपसे और C का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ 5, तो W बराबर 60 जूल हो जाएगा। W बराबर 60 जूल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। W बराबर V बराबर W/Q, तो यहाँ से 60 जूल निकल के आ जाएगा वर्क का मान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, बताइए। तो रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये सब परीक्षा देखते रहे कि इन सब परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए और आगे चलते हैं। रेडियो तरंग का वेग प्रकाश के चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, बताइए। सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य किसके होते हैं, बताइए। तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों के होते हैं। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए, ये फिगर लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। तो ये होगी आपकी रेडियो वेव। यहाँ पर देखिए लिखा है फ्रीक्वेंसी। इसको रुकिए, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर रेडी ले लेते हैं। देखिए, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो वेव की लॉन्ग फ्रीक्वेंसी हो गई, लॉन्ग वेवलेंथ हो गया। यहाँ पर देखिए 60 वेवलेंथ लिखा है
और हाई फ्रिक्वेंसी लिखा है। तो ये देखिए रेडियो वेव जो हो गई, ये माइक्रोवेव हो गई, ये इंफ्रारेड हो गई, ये आपका विजुअल रेंज हो, यही आपको दिखाई देता है। ये यू हो गया, ये एक्स हो गया, ये जी हो गया। तो यहाँ पर आर एम आई और भी यू एक्स जी, तो याद रखिए। तो इधर से जैसे इस दिशा में बढ़ेंगे, इस दिशा में, तो आपको वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे लो होता है। तो आर एम आई और यू एक्स जी याद रखेंगे, भी को सेंटर में रख लीजिए तो आपको याद रखना आसान होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए आर एम आई यू एक्स जी, यही था ना। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा होगी। देखिए जितने भी दिख रहे हैं उनमें इसकी सबसे ज़्यादा है। रेडियो तरंगों की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो एफएम प्रसारण बैंड जो होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के बैंड के बीच होता है। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड के बीच होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एफएम प्रसारण बैंड VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। एफएम बैंड के लिए यह परास मानक रूप से प्रयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी का परास जो है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का 30 से 300 और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का परास जो होता है 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। एफएम का परास 88 से 100 किसके बीच आ रहा है? इसी के बीच आ रहा है, मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, इसलिए यह वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में आता है। तो 3 फ्रिक्वेंसी रेंज हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। तो ये हो गया 3 से 30 और ये हो गया 30 से 300 और ये हो गया 300 से 3000। तो ये 3 से 30 हो गया हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 30 से 300 और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी 300 से 3000। तो यही जो पूछा था एफएम प्रसारण बैंड का, इसका जो फ्रिक्वेंसी है 88 से 108 होती है, तो 88 से 108 इसी बीच में आ रही थी, इसीलिए आपको यही वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समान प्रवस्था में कंपमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बताइए। इसको क्या कहते हैं या इसको क्या कहेंगे? तो ये तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसको श्रृंग या गर्त कहते हैं। इसको कहते हैं श्रृंग, ये भी श्रृंग हो गया, और इसको गर्त कहते हैं।
तो इन दोनों के अगर दो, आप समझ रहे हैं, किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितना दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरल के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे होती हैं? ऐसे होती हैं। तो वही कह रहा है, आप सब समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति वाला टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? बताइए। तो आप जानते हैं कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन की गति के साथ साथ आपकी शरीर भी गतिमान अवस्था में है और जो भी वस्तुएं वो भी गतिमान अवस्था में है। तो अगर आप गेंद फेंकेंगे तो गेंद यात्री के हाथ में जाएगी, क्योंकि जिस यात्री जितना बढ़ेगा तो गेंद भी उसी तरह से उतना आगे बढ़ जाएगी, यात्री के हाथ में गिरेगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकता है तो उस गेंद का क्षैतिज वेग ट्रेन की गति के बराबर होगा। वेग ट्रेन की गति के बराबर होगा, जिसके कारण गेंद वापस यात्री के हाथ में गिरेगी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। किधर? आगे की ओर। यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व का पालन करता है। क्या होता है कि जब आप ट्रेन में या बस में बैठे हैं तो वही जो आप जैसे जैसे ट्रेन चल रही जितनी गति से उतनी गति से आपके शरीर भी चल रही है, लेकिन जब यहाँ पर बस में या ट्रेन में जब ब्रेक लग गया लेकिन आपकी शरीर अभी गतिमान अवस्था में, तो आप क्या करेंगे? झुक जाएंगे। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम। आगे चलते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अर्थात बाह्य बल लगाकर ही वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो के नियम कहते हैं। गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुकना न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का उदाहरण है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन पर लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? बताइए दोस्तों। ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको निकाल करके बताइए आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट। तो दोस्तों चलिए, तो पहले हम लोग इसका वो देखेंगे। यदि एक h ऊंचाई से ठीक जमीन पर लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं गति का समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं। इसमें v² बराबर e² प्लस 2hg। तो इसमें जो देखिए आपका प्रारंभिक वेग जो 0 है 2h और g का मान क्या दिया है? 10 दिया है। तो क्या हो जाएगा? 20h हो जाएगा और ये v² के बराबर है तो v बराबर क्या हो जाएगा? √20h और ये v क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
तो ये देखिए गति के 3 इक्वेशन हैं। v बराबर u प्लस जी टी, और ये जब गुरुत्व के अंतर्गत जब होती है तो ये होता है, नहीं तो ये सिंपल इस तरह से काम करता है। और h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ah। तो इसका जो है जहाँ हाइट की चर्चा हो और इनिशियल वेग और फाइनल वेलोसिटी की बात हो तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा, और जहाँ पे इनिशियल वेग दिया हो और हाइट ना हो और फाइनल वेग की बात हो तो इसको देख लीजिएगा, और जहाँ पर टोटल हाइट पूछी जाए और इनिशियल वेग और ग्रेविटेशन दिया और टाइम दिया हो वहाँ पर इसका देख लीजिएगा। तो ये जो है ज़रूरत के हिसाब से और जैसे जैसे आपको होगी इसका उपयोग कर लेंगे। v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ah। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आ रही हो तो सूत्र आरोपित होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये वाला सूत्र आरोपित होगा, और इसको आरोपित करने के बाद v स्क्वायर बराबर 20 मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। लुढ़काना आसान इसलिए होता है क्योंकि उसमें कम कार्य करना पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो वही दोनों में किया गया कार्य, ये क्या हो न पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए किसी ढलान पर किसी चीज़ को नीचे लाना आसान होता है और ऊपर ले जाना क्या होता है? कठिन होता है, क्योंकि सब गुरुत्व के अंतर्गत होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में बल कम लगेगा जबकि इसे उठाने में अधिक बल लगेगा। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होगा। चलिए ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बताइए। तो जल चक्र में क्या होता है कि समुद्र और जलाशयों से पानी जो है ऊपर वाष्प के रूप में जाता है और फिर संघनन होकर क्या बनता है? बादल बनता है। तो जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? संघनन द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सन्नति होती है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। जलवाष्प जब संघनित तो होते हैं तो बादल बनते हैं और वही बादल जो है बारिश करते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? आप बताइए। ये लकड़ी है और ये केरोसिन का तेल है, किरासन हिंदी में कहते हैं। किरासन का तेल, मिट्टी का तेल, और ये पेट्रोल है। क्या सब में आग समान तापमान पर लगेगी? आप जानते हैं कि पेट्रोल में उसको आप आग मन लगाएंगे तो दूर से ही आग पकड़ लेता है। तो सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको सबसे कम तापमान को क्या कहते हैं? इग्निशन पॉइंट कहते हैं।
और हिंदी में इसका प्रज्वलन तापमान कहते हैं। यही आपका आंसर होगा। लकड़ी जो है ज़्यादा तापमान पर पकड़ेगी, उससे कम तापमान केरोसिन आयल हो जाएगा, मिट्टी का आयल हो जाएगा, और उससे कम तापमान पेट्रोल हो जाएगा। तो ये आपको समझने के लिए उदाहरण पेश किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह जलने आग पकड़ना लगता है प्रज्वलन ताप कहलाता है। चलिए और आगे चलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बताइए। तो आप जानते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में जो रिलेशन होता है ये होता है। तो यहाँ पर सी के जब 100 रख देंगे तो ये अब क्या आपका निकल के आएगा, 212 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रख करके देख लीजिए। यहाँ पर 100 रखेंगे, 5 बीसम 100 हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। तो यफ बराबर ये 30 प्लस हो जाएगा, तो 212 हो गया। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हिमांक जो है 32 फ्रीजिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, ये एक फेमस क्वेश्चन है। -40 डिग्री होता है इसका। तो मैं अभी जो बताया हूँ C/5 बराबर F - 32/9, और एक र्यूमर स्केल भी होता है, R/4 कर लीजिए यहाँ पर। तो र्यूमर में भी चेंज कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को या डिग्री सेल्सियस का र्यूमर को, इसमें तो आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर जो है आप जो है किसी चाहे सी का भैया आपका मान 32 रखेंगे इस इक्वेशन में। मान लीजिए अगर सी का मान -40 रखते हैं तो ये आपका मान भी -40 निकल के आएगा। सी बराबर -40 पर एफ बराबर भी -40 ही होता है। तो वही पूछ रहा है कि किस तापमान के लिए डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान पैमाने पर मान समान होता है, तो -40 डिग्री होगा। और ये फेमस क्वेश्चन है, खूब पूछता है। तो देखिए -40 डिग्री एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में संबंध है। पुष्टि हेतु एफ बराबर -40 रखने पर सी बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, -40। या सी का मान -40 रखेंगे तो एफ का मान भी -40 ही आएगा। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -40 डिग्री पर जो है ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड पर मान बराबर होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा बताइए कितनी होती है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा जैसे मान लीजिए कि ये बर्फ़ है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है बर्फ़, और इसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बनाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बनाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी होगी। तो ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम होगी। ये बर्फ़ केवल अपना रूप बदलने के लिए आपसे 80 कैलोरी ले रहा है। बर्फ़ से पानी बनाने के लिए आपको 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा देनी पड़ेगी। या पानी से अगर बर्फ़ बनाते हैं तो ये आपको ऊष्मा देगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गुप्त ऊष्मा आप बारे में जानते हैं इसके। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर
पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। चलिए आगे चलते हैं। नमक को क्या कह रहा है दोस्तों, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में आपका आइसक्रीम वाला माने भर दिन आइसक्रीम बेचते रहता है, तो फिर भी उसकी जो बर्फ़ रहती है वो पिघलती नहीं है और आपको भर दिन आइसक्रीम खिलाते रहता है। वो क्या करता है कि अपने ठेले में एक बॉक्स बना कर नीचे बर्फ़ और नमक का घोल माने बर्फ़ के साथ नमक मिला करके रख लेता है, ठीक है ना। तो नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घटता है, तापमान गिर जाता है, इसलिए जल्दी पिघलता नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। बर्फ के साथ नमक मिलाने से हिमांक घटता है, अर्थात बर्फ को पिघलने में लंबा समय लगता है। देख रहे हैं ना, आपके चारों तरफ आसपास विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, बस आपकी जानकारी की जरूरत है। चलिए और आगे चलते हैं। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। एक के अंदर दूसरा चिपक गए हैं एक दूसरे से, उनको कैसे अलग करेंगे बताइए। तो जानते हैं कि गर्म करने पर विस्तार होगा। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल देंगे तो वो फैलेगी और फिर आप अंदर वाली गिलास जो है आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जोरों से पीटेंगे तो फूट जाएगा। अंदरूनी गिलास को गर्म पानी डाल कर वो और चिपक जाएगा। गिलासों को शीतल जल में डालकर, शीतल जल में डालेंगे तो क्या होगा, और चिपकेगा। तो या तो अंदर गर्म पानी डालेंगे तो फिर भी चिपकेगा, या उनको बाहरी वाले को शीतल में डालेंगे तो फिर भी चिपकेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दो कांच के गिलासों एक के अंदर दूसरा के परस्पर चिपक जाने से बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबो देने से इसमें ऊष्मीय प्रसार होगा, जिससे बाहरी गिलास के पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकाला जा सकेगा। इस प्रकार अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकाला जा सकेगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, स्थूल पदार्थों के गुण वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखते रह गए, यूपी SSC होम्योपैथी परीक्षा 2018 का एक क्वेश्चन है। बताइए, ठोस के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और मात्रा भी निश्चित होती है, जबकि आप जानते हैं कि द्रव को, पानी को जिस आकार के बर्तन में रखेंगे उसी का आकार पकड़ लेता है। गिलास में रखेंगे तो गिलास का, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी में, और लोटा में रखेंगे तो लोटा में, तो आकार चेंज होता है। मात्रा तो निश्चित रहती है लेकिन आकार क्या होता है, चेंज होता है उसमें, द्रव में। लेकिन ठोस में जो होता है आकार एवं मात्रा दोनों निश्चित रहती है। ऑप्शन डी आपको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठोस पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। अभी गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़े हैं आप, ठीक है ना। गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़े हैं। तो जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ थी, बर्फ भी पानी का एक रूप मानी जाती है, ठीक ना, है ही। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ थी तो इसको पिघलने पर आपको 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा दे रही थी, ठीक है ना। तो 21 तापमान पर पानी का घनत्व तो जो अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व तो जो क्या होता है, अधिकतम होता है।
इसमें होता क्या है कि जैसे बर्फ़ को पिघलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास बर्फ़ है और इसको पिघला कर पानी में बदलेंगे तो पानी का स्तर नीचे हो जाएगा। तो पानी से बर्फ़ बनने में घनत्व तो जो है कम होता है, और यहाँ पर बर्फ़ से पानी बनाएंगे आप तो घनत्व तो बढ़ता है। तो वही किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब फिर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को गर्म करना शुरू करेंगे तो घनत्व तो फिर क्या होगा, घटता है। तो पहले क्या होता है, घनत्व तो बढ़ता है फिर घटता है। तो वही का एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले घनत्व तो बढ़ेगा फिर घटता है। ये भी एक प्रश्न, बहुत खतरनाक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अधिकांश द्रवों के विपरीत पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच उल्टा होता है। पहले क्या होता है, व्यवहार जो है उल्टा होता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री पर आयतन जो है घटता है और घनत्व तो क्या है, बढ़ता है पानी का। देख लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर पानी का व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो क्या होगा, अधिकतम होगा। आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो वीडियो को रिवाइंड करके समझिए, पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है। तो अभी हम लोग देखें किस तापक्रम पर होता है अधिकतम घनत्व, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का घनत्व तो इस प्रकार है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो है कम होता है, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने पर बढ़ता है, फिर कम होता है। देख रहे हैं ना, फिर कम हो रहा है। 0 से 100 जाने पर, 4 से 100 जाने पर फिर घटता है। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। याद रखिए 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है, घनत्व के बारे में कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जल जमता है तो इसका घनत्व तो क्या होता है। जल जब जमता है, 1 गिलास पानी रख दीजिए और ये जब भर करके रखें, पूरा पानी है, तो ये जब बर्फ बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व तो क्या होता है बताइए, घटता है। इतना ही पानी था, ये यहाँ तक फैल गया तो घनत्व तो घट गया ना। तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व तो क्या होता है, घटता है। चलिए आगे चलते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो रामायण कथा कहानी आपको पढ़ाए हैं। चलिए अब आगे चलेंगे हम। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। एक्सरे की खोज किसने की थी बताइए। तो एक्सरे की खोज W.C. रोएंटजन ने किया था, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में W.C. रोएंटजन के द्वारा की गई थी। इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। तो दोस्तों एक्सरे की खोज W.C. रोएंटजन ने किया था और 1895 में, और इसके लिए इनको 1901 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बताइए।
आपसे पूछा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत लोग सापेक्षिकता का सिद्धांत को मार देते हैं। वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिकी भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेषकर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज एवं व्याख्या हेतु प्रदान किया गया। ठीक है ना। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आइंस्टीन को यह पुरस्कार वर्ष 1922 में प्रदान किया गया। तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन जी को क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार मिला था और ये 1921 में खोजे थे। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर गलत मिलान की पहचान करें। जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। आंसर करिए फटाफट। तो देखिए, फाउंटेन पेन की खोज किए थे वाटरमैन। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फाउंटेन पेन की खोज किए थे वाटरमैन। और बैरोमीटर की खोज किए थे टार्सेली। बैरोमीटर की खोज किए थे टार्सेली, ये भी सही है। और एनिमेशन की एमिल रैनोड, ये भी सही है। अमीटर की खोज जो है जैकेरियस जेनसन नहीं किए थे। अमीटर की खोज जो है जैकेरियस जेनसन नहीं किए थे। जैकेरियस जेनसन जो है दूरबीन की खोज किए थे। दूरबीन की जैकेरियस जेनसन जो दूरबीन की खोज किए थे। और अमीटर की खोज की कौन किया था, ओर्स्टेड ने किया था। तो यही जो है आपका इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट है तो क्या है, उत्तर होगा फाउंटेन पेन वाटरमैन, बैरोमीटर टार्सेली और एनिमेशन छोड़ दीजिए। अमीटर की खोज जो है ओर्स्टेड ने किया था। और दूरबीन की खोज जो जैकेरियस जेनसन। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अमीटर का आविष्कार डच वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किया था, न कि जैकेरियस जेनसन का। अतः विकल्प भी गलत है। जैकेरियस जेनसन ऑप्टिकल दूरबीन के आविष्कारक हैं। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। जैकेरियस जेनसन ऑप्टिकल दूरबीन के आविष्कारक थे। ऑप्टिकल दूरबीन के आविष्कारक थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। असंगत मैच की पहचान करिए। यहाँ पर भी गलत आपको बताना है कि कौन गलत है। तो ये भी यहाँ से पूछता है, बताइए। असंगत मैच की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग, ये सही है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जो गुटेनबर्ग ने किया था। और बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया था, ये भी सही है। ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले और सीले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले और सीले ने किया था। प्रिस्टले और सीले। सीले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और सीले ने किया था। और हाइड्रोजन की खोज कौन किया था, कैवेंडिश। तो यहाँ पर दोनों विकल्प गलत हैं, सी और डी आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। अब जो है एंटोनी लॉरेन
लैवोजियर जो दिया है, लैवोसियर कहते हैं या लैवोजियर कहते हैं, जो भी, इनको दोस्तों रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं, रसायन शास्त्र का पिता। और पास्कल जो थे गणितज्ञ थे, ब्लेज पास्कल जो है गणितज्ञ थे। तो यहाँ पर सी और डी दोनों उत्तर गलत है। और कैसे गलत है आप देख लें। प्रिंटिंग प्रेस की गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया लीवेनहॉक, ऑक्सीजन की प्रिस्टले और सिले, हाइड्रोजन की कैवेंडिश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग ने, बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय प्रिस्टले और सिले को जाता है। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय प्रिस्टले और सिले को जाता है, जबकि लैवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता माना जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, जबकि ब्लेज पास्कल एक गणितज्ञ थे। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सही मिलान की पहचान करिए। अब यहाँ पर आपको सही बताना है कि कौन सही है, बताइए। माइक्रोवेव ओवन की खोज जो है पर्सी स्पेंसर ने की थी, और यही सही है। माइक्रोवेव ओवन भट्टी, आजकल देख रहे हैं ना कि आप जाते हैं दुकान पर, समोसे की दुकान पर, और 4 घंटे पहले समोसा छान के रखा रहता है, लेकिन आप कहते हैं कि गर्म समोसा चाहिए, तो माइक्रोवेव में रखता है, माइक्रोवेव ओवन में, और आपको गर्म करके दे देता है। फिर आप खाएंगे तो आपको गरम गरम लगेगा, वो बिना तेल में छाने उसको गर्म कर दिया। तो माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर ने किया था, यही सही है और यही आपका उत्तर है। और बाकी का जो है सब आपको उसमें बता देगा एक्सप्लेनेशन में। तो माइक्रोवेव ओवन की खोज जो है पर्सी स्पेंसर, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 फर्स्ट शिफ्ट। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोवेव ओवन जो है पर्सी स्पेंसर हो गए। मैं ये क्यों कहूँ कि मुझे सब कुछ आता है, जो जहाँ से आसानी से मिल रहा है उसको लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक ना। ज्ञान नहीं बढ़ाना है, कंपटीशन कम्पीट करना है, परीक्षा निकालना है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? फैराडे साहब किए थे। बैटरी की खोज किसने किया था? बोल्ट साहब किए थे। तो देखिए बैटरी में कहीं कन्फ्यूजन है कि माइकल फैराडे हो गए और अलेसेंड्रो बोल्ट। और वर्नियर कैलिपर्स की खोज किसने किया था? बताइए। वर्नियर कैलिपर की खोज पियरे वर्नियर ने किया था। तो बैटरी अलेसेंड्रो बोल्ट, बैटरी की खोज अलेसेंड्रो बोल्ट हो गए। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे हो गए। माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए फिर यहाँ पर भी पूछ लिया, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? अभी हम लोग पढ़े हैं, तो फैराडे साहब किए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी खोजी थी? बताइए। तो ये तो बहुत चर्चित सिद्धांत है हमारे, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, E बराबर mc²। कौन खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपेक्षिकता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। E बराबर mc², ये इनका फार्मूला था। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ पर आपेक्षिकता का था लेकिन अंग्रेजी में सही था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कौन खोज किया बताइए? तो ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन साहब है। जब जानते हैं तो इस पर ज़्यादा समय क्यों लगाना है। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2018, ठीक ना। लेकिन इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको याद रखेंगे, किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था 1921 में, 21-22 में।
चलिए आगे चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो वही हैं जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने ही डायनामाइट की खोज किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल एक प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1866 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया तथा 1867 ईस्वी में इसका पेटेंट ले लिया। अल्फ्रेड नोबेल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? बताइए। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट का खोज किए थे, कब? 1866 में। सॉरी दोस्तों, बताइए अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए और आगे चलेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया था? बताइए। एडवर्ड टेलर। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम तो होता है ना, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। वर्ष 1908 में हंगरी में जन्मे एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक अर्थात फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया। ठीक ना। तो हाइड्रोजन बम का पिता जो है, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर। और पहला हाइड्रोजन बम का परीक्षण जो है अमेरिका प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप में किया 1952 में। चलिए आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? एम फैराडे। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? एम फैराडे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का अध्ययन किया। उन्होंने खोज की कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तथा प्रक्रम में प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य निश्चित संबंध है। कुछ नियम प्रतिपादित किए। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप का अध्ययन किया। उन्होंने खोजा कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तथा प्रक्रम में प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य निश्चित संबंध होता है। 1834 ईस्वी में फैराडे ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? बताइए। जल स्थानांतरण के खोज के सिद्धांत और प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए। अरे आर्किमिडीज साहब का नाम सुने आप ना? के सिद्धांत की खोज और उसका प्रतिपादन आर्किमिडीज साहब ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु के वजन में कमी आती है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि तैरने वाली वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव को प्रतिस्थापित कर देती है। किसी वस्तु का जल के सतह पर तैरने के लिए आवश्यक है कि वह अपने वजन के बराबर
तरल को प्रतिस्थापित करे, तभी वो क्या करेगी, तैरती रहेगी, ऊपर नहीं तो डूब जाएगी। तो यह है जल स्थानांतरण के सिद्धांत आर्किमिडीज। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की, बताइए। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की, तो ये थे गैलीलियो साहब, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इटली के पीसा नामक शहर में जन्मे गैलीलियो, तो इनको याद रखिए 1564 ईस्वी में इनका जन्म। गैलीलियो लगभग 4 शताब्दी पूर्व यूरोप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार थे। उन्होंने त्वरण की संकल्पना की। पिंडों की आनत समतलों पर गति अथवा मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गति के प्रयोग द्वारा उन्होंने अरस्तु की अवधारणा कि किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्रतर गति से गिरते हैं का खंडन किया। अरस्तु के सिद्धांत का गैलीलियो ने खंडन कर दिया। इस प्रकार उन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की, जो आइजैक न्यूटन के युगांतरीय कार्य का आरंभ बिंदु था। ठीक ना, जड़त्व के नियम की खोज की जो न्यूटन साहब दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा सब। ठीक ना, ये क्या कर रहा है, उन्होंने अरस्तु की अवधारणा की किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्रतर गति से गिरते हैं का खंडन कर दिया। तो बात तो सही है। चलिए आगे चलते हैं। डायनामो की खोज किसने की, डायनामो की खोज किसने किया बताइए। तो डायनामो की खोज माइकल फैराडे साहब किए थे। माइकल फैराडे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डायनामो या विद्युत जनित्र की खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ही काम करते हैं, डायनामो और ट्रांसफार्मर। डायनामो ट्रांसफार्मर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारी पानी की खोज किसने की बताइए। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना जरूरी है। देखिए भारी पानी की खोज किसने की, आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया। तो भारी पानी की खोज यूरे ने किया था। यूरे ने, H.C. यूरे इनका पूरा नाम था, H.C. यूरे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारी पानी की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक H.C. यूरे ने किया। भारी पानी D2O का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक होता है। सांद्र भारी जल शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और ये भी याद रखिए कि नाभिकीय विखंडन में ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। H.C. यूरे ने इसकी खोज की थी। चलिए अमेरिकी वैज्ञानिक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ईंटा पर ना चौले पर आ जाइए। एक
ट्रिक है कि ईटा परनाच। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की बताइए? तो यन से होता न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, इस प्रकार से होता है। तो ईटा परनाच बहुत जो है इस पर चर्चा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी याद रखिए पूछा गया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। तो ये रहा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी भौतिक विज्ञान विविध वाला प्रश्न आपसे यहाँ पर, तो इसमें सब करेंट भी आएगा। चलिए इसको देखते हैं अभी।